आज रेलवे काउंटर पर बहुत भीड़ थी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। ऊपर से दो स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण महिला पुरुष दोनों को ही पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट पारुल को बांटना पड़ रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैडम, मुझे दिल्ली जाने का टिकट दे दीजिएगा। पारुल ने झट से ऊपर देखा। देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने रवि खड़ा था। वो उसे एकटक घूरे जा रहा था। पारुल ने कांपते हाथों से दिल्ली का टिकट बनाया और पैसे लेकर उसको दे दिया। रवि ने जब टिकट लेने और पैसा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह एक अंगूठी अपने बाएं हाथ की उंगली में पहने था, जिस पर पी और आर लिखा हुआ था। ये वही अंगूठी थी जो पारुल ने उसके बर्थडे पर उसको उपहार में दी थी। उस अंगूठी को देखते ही पारुल को समझते देर नहीं लगी कि रवि के दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है। उस अंगूठी को देखने के बाद खुशियों के बीते पल यादों के बादल बनकर उसके दिल दिमाग में घुमड़ने लगे। रवि का जन्मदिन था। सभी मिलकर उसे कुछ देना चाहते थे। उपहार खरीदने का काम पारुल और सोनम को सौंपा गया था। सोनम उससे जूनियर थी और रवि के घर के पास ही रहती थी। सोनम ने ही उसे बताया था कि रवि भैया को अंगूठी पहनना बहुत पसंद है। उसने अपनी अलमारी में तरह तरह की अंगूठियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। वो विभिन्न जगहों पर अलग अलग डिजाइन की अंगूठियाँ पहनकर जाते हैं। उन्होंने अपनी अलमारी को अंगूठियों से ऐसा सजा रखा है जैसे कि वो आम अलमारी ना होकर अंगूठी के शोरूम की अलमारी हो। इतना सुनते ही पारुल ने कहा, तो क्यों ना सोने की ये खूबसूरत चमचमाती अंगूठी रवि को दी जाए। पारुल प्रसिद्ध सुनार की दुकान पर जाती है। उससे अपने पति के लिए अंगूठी लेने की बात कहती है। वह उसको खूबसूरत अंगूठियों का सेट दिखाता है, जिसमें एक अंगूठी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। सारी अंगूठी देखने के बाद बार बार उसकी निगाह उसी अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। वह उस अंगूठी को खरीद लेती है। गिफ्ट थोड़ा महंगा था, लेकिन रवि ने मुसीबत में जो उसका निस्वार्थ साथ दिया था, उसके आगे उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। साथ ही वह एक पत्ती वाला गुलाब और एक छोटी सी डायरी के साथ एक पेन भी ले लेती है। उसने सोनम से कहा, तू जाकर केक का ऑर्डर देकर आ, मैं इस पर रैपर लगवाती हूँ। उसने गुलाब को एक गुलाबी पेपर पर चिपकवाया। फूल के दाएं बाएं लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड रवि। आज रवि का जन्मदिन था। उसने एक होटल बुक कर रखी थी। सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं, जो कि खूबसूरत कपड़ों में थे। रवि ने भी काली जीन्स महरून शर्ट पहन रखी थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। केक कटा, गुब्बारे फूटे। सभी दोस्तों ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ अपने अपने गिफ्ट दिए। पारुल ने भी रवि को हाथ में अंगूठी पहनाते हुए एक खूबसूरत फूल के साथ छोटी सी डायरी और एक पेन दिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। दोनों के ही होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। रवि पारुल से धीरे से मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद। रवि ने सबके कहने पर एक प्यारा सा गाना भी गाया। उसमें शायद पारुल के प्रति मोहब्बत झलक रही थी। ये सच था कि रवि भी पारुल के प्रति एक आकर्षण महसूस कर रहा था। जिस दिन पारुल नहीं आती थी, उसका लाइब्रेरी में मन नहीं लगता था। रवि अपने में आए इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। वहीं पारुल एक साधारण से व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, पर उसका निश्चल सा अल्हड़पन और सादगीपूर्ण बातें रवि को बहुत अच्छी लगती थीं। उसके छरहरे गोरे बदन पर बिखरे हुए काले लंबे घुंघराले बाल, चेहरे पर बड़ी बड़ी आँखें, उसको ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा हो। वो इस कदर उसका दीवाना था कि उसके सामने सभी लड़कियां उसे फीकी लगती थीं। अब दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करते। कुछ इधर उधर की भी बातें होती। फिर वे थकान उतारने के लिए टी स्टॉल जाते और कुछ हंसी मजाक की बातें होती। रवि के हाथों में अपनी दी अंगूठी देखकर पारुल खुशी से झूम जाती थी। रवि के हाथों में ये अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है। ठीक ही तो कहा था रवि ने, ये अंगूठी वह हमेशा अपनी उंगली में पहन कर रखेगा। पारुल मन ही मन सोचने लगी, वो दिन भी कितने खूबसूरत थे। उन्मुक्त जीवन, अल्हड़पन, कॉलेज, लाइब्रेरी, टी स्टॉल, रवि का साथ और मस्ती कितना सुकून देता था। रवि का ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अरे,
आप आधे घंटे से यहीं बैठी हैं? हमने तो लंच भी कर लिया। स्टाफ में ही काम करने वाली मीरा देवी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। पारुल ने अनमने भाव से कहा, आज मुझे भूख नहीं है, घर से कुछ ज़्यादा ही खाकर निकली थी। घर पर आकर आज पारुल का दिल नहीं लग रहा था। उसे कॉलेज की लाइब्रेरी याद आ रही थी, जहाँ उसकी मुलाकात रवि से हुई थी। स्नातक का आखिरी साल था। वह सभी कोर्स की किताबों से ज़्यादा रेलवे, बैंकिंग और सिविल सर्विसेज की किताबें पढ़ते थे। रवि बहुत मेधावी छात्र था। सभी उससे कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहते थे। वहाँ बैठकर आपस में पढ़ाई लिखाई की बातें होती थी। इन सब के बीच रवि और पारुल कब एक दूसरे को पसंद करने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला। पारुल ने जब अपने घर वालों से रवि के बारे में बात की तो घर में हंगामा हो गया। पारुल ने रुआसा होते हुए कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे करियर में बहुत हेल्प करता है। मैं ही नहीं, सभी उससे जानकारी लेते रहते हैं। मेरी उससे बस बात ही होती है। लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद कभी कभी हम लोग साथ में चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं। इतना कहकर पारुल अपने कमरे में चली गई। माँ ने सख्त शब्दों में कह दिया, घर परिवार की इज्जत का वास्ता है, शादी बिरादर के लड़के से ही होगी। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, उससे तुम दूर रहो। अब पारुल पर हर वक्त नज़र रखी जाने लगी। वो कहीं भी घर से जाने के लिए निकलती तो माँ उसे टोकते हुए कहती, कहाँ जा रही है, जल्दी आ जाना। उसके फ़ोन पर भी उनका ध्यान कुछ इस तरह से गड़ा रहता जैसे फ़ोन का रिंगटोन ना होकर कोई खतरे की घंटी बजने वाली है। पारुल को अपने ही घर में अजनबी पंसा लगने लगा था। कभी कभी उसे घुटन सी महसूस होती थी। हर वक्त चिड़िया सी फुदकने गाने वाली अपनी माँ की रानी बिटिया अब एक डरी सहमी उदास सी हो गई थी। वो खुद में अपराध बोध का शिकार हो रही थी। पारुल के भाई की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। उसकी भाभी उम्र में उससे बस 2.5 साल बड़ी थी। दोनों में खूब निपटी थी। रीमा ने पारुल की मना स्थिति को भांप लिया था। एक दिन मौका पाते ही उसने पारुल से रवि के बारे में जानना चाहा, तो बस इतना ही पता चला कि वो पारुल से सीनियर है, कॉलेज में उसका आखिरी साल है। पर रीमा को इससे संतुष्टि नहीं हुई। उसने पारुल पर दबाव बनाया कि उसे रवि की पूरी जानकारी चाहिए, जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। पारुल ने अश्रु भरी निगाहों से रीमा की तरफ देखा और कहा, रवि शहर में किराए पर रूम लेकर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। उसके माता पिता गांव में रहते हैं। मैं इतना ही जानती हूँ। आज पारुल की माँ ने रीमा को अपने पास बुलाकर एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देख बहू, हमारी पारुल के लिए ये लड़का कैसा रहेगा। एक बड़ी कंपनी में काम करता है, मोटी रकम कमाता है, देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं है। हमारी पारुल राज करेगी। रीमा हैरानी से अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ जी, अभी उसके कॉलेज की परीक्षा है, फिर उसके बाद उसे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने हैं। वो खुद पर निर्भर ज़िंदगी जीना चाहती है। उसने कितनी मेहनत की है। सपना ने उसे छिड़कते हुए कहा, हो गई उसकी पढ़ाई लिखाई, एक दिन पूरे परिवार पर धब्बा लगवा देगी। परसों उसे देखने वाले आ रहे हैं, उसकी तैयारी करा। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति पारुल को देखने आए। उन्हें अपने बेटे के लिए पारुल बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे एक मिठाई का डिब्बा, एक सोने की अंगूठी पारुल को देते हुए कहा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अगले महीने सगाई है, उसके 2 महीने बाद शादी। फिर कुछ व्यक्तिगत और शादी की तैयारियों को लेकर बात करते रहे। कुछ समय बाद वो लोग चले गए। उनके जाते ही रीमा ने सासू माँ से कहा, माँ जी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आज के समय में कोई लड़का लड़की की ना तो फ़ोटो देखे, ना उससे बात करे, ना अपनी होने वाली जीवन संगनी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करे। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है लड़के के माँ बाप उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं। सपना ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे बहू, ये तो कितनी अच्छी बात है। आज के समय में भी कितना संस्कारी लड़का है। माता पिता पर विश्वास कर रहा है, उनकी पसंद से ही शादी कर रहा है। रीमा को अपनी सासू माँ की बातें समझ में नहीं आईं। सासू माँ के इस फैसले को लेकर उसने अपने पति से भी बात की। पति ने भी साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा,
पापा मम्मी अपने बच्चों के लिए रिश्ता ठीक ही करते हैं, उन्होंने भी सब ठीक ही किया होगा। रीमा वहाँ से निकलकर पारुल के कमरे में गई। पारुल वहाँ नहीं थी। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। बिस्तर पर एक पत्र पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, जिंदगी में खुशियाँ मेरे इतने करीब आकर रूठ कर चली गईं। जब जाना ही था तब वो मुझको तड़पाने के लिए आई थी। तुम्हारा रवि। ये पत्र शायद रवि ने पारुल को दिया था। बाहर आकर रीमा ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो देखा कि पारुल बरामदे में चुपचाप बैठी थी। उसने पारुल से कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पारुल बोली, भाभी अब कुछ कहने लायक नहीं बचा। भाभी ने पारुल को झकझोरते हुए कहा, तुम रवि से बात क्यों नहीं करती हो? जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। उसने 2 साल रुकने को बोला है। अब मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आज पारुल के हाथों में मेहंदी लग रही थी। सभी मेहमानों के आ जाने से घर में खूब चहल पहल थी। सपना ने सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरे दिन बारात आई। खूब धूमधाम से शादी हुई। विदाई की रस्म के बाद पारुल अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। वहां पर बहू बोझ हो जाने के बाद भी उसकी अपने पति संजय से कोई बात नहीं हो पाई। आज संजय अपनी माँ के साथ उसके कमरे में आया। सासू माँ ने पारुल की तरफ देखते हुए कहा, शादी के दिन संजय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ही उलझा हुआ था, उसको बात करने का समय नहीं मिला। अब तुम दोनों एक दूसरे को समझो, आपस में बातें करो। और हाँ पारुल, कल पूजा है, सुबह जल्दी नहाकर तैयार हो जाना, प्रसाद तुम्हें ही बनाना है। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। संजय ने अपना मोबाइल उठाया और बाहर बरामदे में जाकर किसी से बातें करने लगा। संजय का पारुल से बिना कुछ कहे इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चले जाना, जाकर बात करने लगना, ये सब पारुल को कुछ अजीब सा लग रहा था। संजय ने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये सोचते सोचते पारुल की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो उसने देखा कि पलंग के सामने पड़े सोफे पर संजय गहरी नींद में सो रहा है। सुबह के 4 बज रहे थे। उसका फ़ोन सामने टेबल पर रखा था जिस पर लगातार किसी का फ़ोन आ रहा था। पारुल ने फ़ोन की तरफ से ध्यान हटाते हुए अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। लगता है मेरे पति को मुझ में कोई रुचि नहीं, उनको मेरे साथ चलना बहुत थकान भरा लग रहा है। पारुल की नज़र जैसे ही घड़ी पर पड़ी, सुबह के 5 बज रहे थे। संजय अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। पारुल को पूजा वाली बात याद आई। वो उठी और नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र संजय के फ़ोन पर पड़ी जिस पर एक कॉल बार बार आ रही थी। जब उसने फ़ोन उठाया तो देखा स्क्रीन पर माई लव नेहा लिखा है। फ़ोन साइलेंट मोड पर था। पारुल नहाकर निकली ही थी कि सासू माँ की आवाज़ आई, पारुल जल्दी से नहा लो, प्रसाद बनाना है। पारुल जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल गई। रानी कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में पारुल बहुत सुंदर लग रही थी। सासू माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, संजय अभी तक सो रहा है। देर रात घर से बाहर दोस्तों में घूमना, सुबह देर तक सोना उसकी आदत है। तू आ गई है ना, धीरे धीरे उसकी ये आदत सुधार देना। पारुल ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। पूजा की सारी तैयारियां हो गईं। पंडित जी भी आ गए। पूजा शुरू होते ही संजय भी नहा धोकर आ गया और पूजा पर बैठ गया। पारुल ने महसूस किया कि संजय कुछ बोझिल और थका थका सा लग रहा है। उसका ना तो पूजा करने में ध्यान लग रहा था, ना ही उसकी निगाहें पारुल की तरफ थी। वो तो कहीं और खोया खोया दिख रहा था। पंडित जी पूजा के समय उससे जो करने को कह रहे थे उसमें भी वो बार बार गलती कर रहा था। पूजा समाप्त हो गई। सभी मेहमान भी प्रसाद लेकर चले गए। संजय ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। माँ के कुछ कहने से पहले ही वह निकल गया। पारुल ने अपनी सासू माँ से सीधे सवाल करते हुए कहा, मम्मी जी ये नेहा कौन है? कल रात भर संजय को फ़ोन कर रही थी, वह भी बात करने में व्यस्त रहे, मेरी तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं गया। कविता जो कि संजय की माँ थी को ये सब सुनकर झटका सा लगा। वो घबरा गईं।
फिर खुद को संभालते हुए बोली, आओ आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम अब संजय की पत्नी हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। नेहा और संजय एक साथ पढ़ते थे, नौकरी भी दोनों की एक ही सेक्टर में लग गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, पर हम लोगों ने सहमति नहीं दी। बस इतनी सी बात है। पारुल चुपचाप सासू माँ की बातें सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। कविता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कल तुम्हें पग फेरा के लिए मायके जाना है, उसकी सारी तैयारियां कर लो। संजय तुम्हें छोड़ आएगा। दूसरे दिन पारुल को उसका भाई लेने आया। मायके पहुंचते ही पारुल ने अपनी भाभी को अपने पति और ससुराल की सारी बात बताई। इसके बाद वह भाभी से लिपट कर रोने लगी। घर में हंगामा मच गया। सारी बात जानने के बाद रीमा जोर जोर से बोलने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़के के बारे में पूरा पता करो, पर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। पारुल का भाई गुस्से में बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। इतना कहकर वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। पारुल की माँ भी रोते हुए कहने लगी, मैं अभी कविता को फ़ोन लगाती हूँ। इतना सुनते ही पारुल ने कहा, नहीं, कोई किसी को फ़ोन नहीं करेगा। मैं किस माँ को दोष दूँ, जिसने मुझे जन्म दिया या जो कुछ दिन पहले मेरी माँ बनी है। दोस्त तो दोनों ही माँ का है। दोनों ही माँ ने बस समाज और रिश्तेदारों की परवाह की, अपने बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मम्मी, हम आज के ज़माने के जागरूक बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारी सोच का हो। हम एक दूसरे को समझें और उसका सम्मान करें। हम अपनों से बगावत करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने अपने माता पिता से सहमति चाही, लेकिन माता पिता ने हमारी भावनाओं को समझने की ज़रूरत नहीं समझी। पहले आप रवि को जानने समझने की कोशिश तो करती। अगर रवि वास्तव में ख़राब होता तो मैं खुशी खुशी आपकी बात मान लेती, पर आपने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। और तो और बिना लड़के को जाने समझे मेरी शादी उसके साथ करवा दी। सबसे बड़ा जुल्म तो तुमने यह किया कि मेरी पढ़ाई छुड़ाकर मुझे खुद में कमज़ोर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करूँगी मैं खुद करूँगी। मैं पहले कॉलेज की परीक्षा और फिर रेलवे नियुक्ति की परीक्षा दूंगी। रीमा दूर खड़ी पारुल की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। वो पारुल में यही हिम्मत देखना चाहती थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में नारी सशक्तिकरण विषय पर जो भाषण वो देती और सुनती आ रही थी, आज वो ये सब होते हुए वास्तविक जगत में देख रही है। भाषणों को वास्तविक जगत में उतारने वाली तो पारुल जैसी लड़कियां हैं, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी इतना साहस दिखाती हैं। पारुल फिर पलटकर ससुराल नहीं गई। रेलवे की परीक्षा पास करते ही उसने संजय से मिलकर इस शादी को ख़त्म करना चाहा। दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। पारुल को रेलवे में नौकरी करते हुए 2.5 साल हो चुके थे। वो रवि को आज तक नहीं भूल पाई थी। आज अचानक टिकट काउंटर में उसे देखकर पिछली सारी बातें चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। दूसरे दिन रेलवे काउंटर पर पहुंचते ही पारुल ने देखा कि रवि बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। पारुल को देखते ही उसने कहा, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताती, कुछ कहने को था ही नहीं। रवि कुछ देर तो पारुल को निहारता रहा, फिर धीरे से बोला, पारुल, अगले महीने मेरी शादी होने वाली थी। मैंने अपनी सगाई तोड़ दी, जिसको लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ। घर से बगावत कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पारुल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे रास्ते में उसने इतनी सारी बातें कह दी। वो टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी सहमति जाहिर कर रहे थे। शाम को रवि घर आया। अब पारुल के माता पिता को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि पारुल की पढ़ाई बीच में छुड़वाने का पछतावा था। वो मान गए थे। अब दोनों एक साथ नए सफ़र की ओर चल पड़े, जहां बाहें फैलाए ख्वाबों की दुनिया असलियत में उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। समाज के सत्य पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है।